कुछ बात कोरोना की कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हम सूरत हाल देखें अल्हम्दुलिल्लाह खासी कंट्रोल में है और हम सब जो हैं मतलब अल्लाह का हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए हम सबको। और दूसरा सब लोग वो जो बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, जिन्होंने ख़ुद को वैक्सीनेट करवा लिया है, वो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने ज़िम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा किया। कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके आगे टिक लगा हुआ है। खैर 580 केसेस आए हैं जी गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह के कम केसेस हैं, ये भी हमने ख़त्म करने हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से और अपनी कोशिशों से हम ये ख़त्म करेंगे। और 1.32% मुस्बत केसेस की शरह जो NCOC ने डेटा जारी किया। एग्जैक्टली हमजा, यानी कि ये अब जो केसेस हैं हम लोग देख रहे हैं कि जो शरह है वो भी मतलब ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, ये भी बहुत ज़्यादा शुक्र करने की बात है। और हम अगर अपनी बात करें तो हम इंडिविजुअली इसमें बड़ा ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। हम लोगों ने क्योंकि अपने आप को वैक्सीनेट कराया तो उस वजह से केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। हमें जैसे ही आप वैक्सीनेट खुद को करवा रहे हैं तो आपके लिए कई आसानियाँ भी तो हो रही हैं। आपको वो पाबंदियां जो हैं जिनका सामना रहा तकरीबन 1.5-2 साल, अब उनका सामना नहीं है। तो वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं करवाया, देखें हम वैक्सीनेटेड है, सेफ फील करते हैं, ये एक अगर हम देखें ना फ्रीली मूव भी कर दिमागी तौर पर डर भी नहीं है। जिस तरह से वो एक डर था कि कोविड ना हो जाए, बाहर निकलेंगे तो हम इस तरह से जर्म्स कैरी कर लेंगे फ़ौरन, तो हम लोगों को कोविड ना हो जाए, इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर से हम बाहर निकले हुए हैं। वो जो प्रेशर था ना साइकोलॉजिकली, हमसे जिस तरह तुम बात करें बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, उनके बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वो प्रेशर जो वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हुआ है, वैक्सीनेट जो हम हो गए। लेकिन हम अभी भी जी मास्क पहनेंगे और हम अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल है वो रख रहे होंगे, तमाम तकाजे वो पूरे कर रहे होंगे जो हमसे हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट जो है वो उम्मीद लगा रही है। जिस तरह से देखा जाए कि अब वैक्सीनेट हम काफ़ी तादाद में हो भी गए हैं, अब जिस तरह से अब वो पाबंदियाँ हट गई हैं तो आवाम खुद भी बहुत ज़्यादा फ्री अपने मतलब मूव कर रही है और वो खुद भी फील कर रही होगी कि हम, और ये मिस कर रहे थे सब लोग ना कि इस तरह से हम फ्रीली मूव कर सकें, हर चीज़ बिल्कुल, बच्चे स्कूल जा सकें, कॉलेजेस मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जा सकें लोग। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरह से शॉपिंग मॉल्स की अगर हम खास तौर पर बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला था। खास तौर पर अगर हम बात करें बच्चों के लिए कोई पार्क्स वगैरह में, उनमें बहुत पाबंदियाँ थी, तो वो हट गई। 2-3 बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाके मैं गया हूँ तो मुझे कुछ ना दुख भी हुआ कि लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वो आपको कहते हैं कि अपना वैक्सीनेशन कार्ड दिखा दें या हमें मैसेज दिखा दें। लोग जिन्होंने एक तो अव्वल तो वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, ऊपर से वो बहस कर रहे हैं कि आप हमें कैसे रोक सकते हैं अंदर जाने से। हमजा बदतमीजी करने लग जाते हैं वो बहस, ये बात से ज्यादा दुरुस्त है। बिल्कुल, बहस से आगे बात चल जाती है, बदतमीजी कर रहे हो, कुछ है मैं शायद कर रहे हैं, वो मैसेज नहीं आ रहा, वो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो कार्ड गुम गया है, वो मतलब कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। भाई आपकी भी सेफ्टी के लिए है, बाकियों की सेफ्टी के लिए। खैर साथ ही एक और फैसला आया जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोरोना वबा में कमी के बाद NCOC ने पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों के लिए ट्रैवल पॉलिसी में भी तब्दीली का फैसला किया। अच्छा, NCOC के मुताबिक तमाम फ्लाइट्स को 10 नवंबर से पूरी गुंजाइश के साथ पाकिस्तान आने की इजाज़त होगी। 10 ममालिक जो हैं वो ऐसी कैटेगरी है, यानी कि C कैटेगरी में रखे गए हैं और इलामे के मुताबिक कोरोना की जो शरह है क्योंकि ज़्यादा होने पर 10 ममालिक को कैटेगरी C में रखा गया, ये रीज़न बताई गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुस्लिम ममालिक इसके अंदर शामिल है। हम बात कर लेंगे कि मुल्क के अंदर इस वक्त कोरोना की सूरत हाल असल में है क्या, और NCOC के मुताबिक कोई लिख रहे हैं कि कोई ख़तरा अभी भी मौजूद है या नहीं है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब आप प्रोग्राम में हैं, ये बात करके अच्छा लग रहा है और काफ़ी अरसे बाद हैं। ये हम ये तो नहीं कहेंगे काफ़ी अरसे बाद अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें इत्मीनान है कि हमें नहीं लेना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हालात इतने बेहतर हैं। तो डॉक्टर साहब आप लोग क्या देख रहे हैं कि हालात कैसे हैं, कोई अभी भी ख़तरा मौजूद है? जी रही जब तक हमारे मुल्क में एक केस भी कोविड का मौजूद है, खतरा तब तक जो है वो हमेशा रहेगा जब तक हम ये एक केस मौजूद होगा। मगर इस वक्त डेफिनेटली जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो बहुत नीचे आ गया हुआ है, 1 के करीब चला गया है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। मगर जब तक हम अपनी 70% आबादी को वैक्सीनेट नहीं कर लेते, हम लोग उस वक्त तक मैं समझती हूँ कि हम पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। तो इस वक्त कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक पहुँचें और उसको वैक्सीनेशन कर सकें। उसके बाद फिर हम कुछ कह सकेंगे कि जी अब खतरा का। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा वैक्सीनेशन के हवाले से कि इस वक्त तक कितनी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो गई है?
देखिए जी, जो कम से कम एक डोज जो है वो हमारी 10 करोड़ से मतलब है कि तकरीबन 8-9 करोड़ लोगों को जो है वो लग चुकी हुई है। इसमें से कुछ लोग वो हैं जिनको कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुकी हुई है, वो कोई 3-3.5 करोड़ के करीब हैं, और बाकी वो लोग हैं जिनको कम से कम एक डोज लग चुकी हुई है। तो इस वक्त हमारी कोशिश यही है, और कॉल सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं कि वो लोग जो पहली वैक्सीन डोज के बाद दोबारा नहीं आए सेंटर्स पे लगवाने, कि हम उन तक पहुंचे और उनको दूसरी डोज लगवाएं, क्योंकि ये वैक्सीन इफेक्टिव ही तभी हो सकती है जब इसकी दोनों डोजेस जो हैं वो मुकम्मल हो जाए। तो इसलिए इस वक्त आपके तवज्जुह से भी मैं ये जरूर सबको पैगाम चाहूंगी कि जो एक डोज लगवा चुके हैं और 28 दिन गुजर गए हैं, तो वो इस वक्त आगे आएं और आकर दूसरी डोज लगवाएं, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मौजूद है जिन्होंने अभी तक ड्यू डेट गुजरने के बाद भी सेकंड डोज जो है वो वैक्सीन की नहीं ली है। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो इससे पहली डोज भी इनइफेक्टिव हो जाएगी और हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, कुछ समझ लग सकी अभी तक, क्योंकि इसके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र भी कर रहे होंगे कि क्यों लोग पहली डोज के बाद दूसरी डोज के लिए नहीं आ रहे हैं? देखिए, इसमें इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल गौर किया जा रहा है, और वजूहात जो हैं उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसमें से एक बहुत छोटी तादाद तो उन लोगों की है जो पहली डोज लेके बाहर के ममालिक में चले गए, और जाहिर है वो तो अब दूसरी डोज के लिए नहीं आएंगे, दूसरी डोज उन्हीं ममालिक से लगा लेंगे। मगर इनमें वो लोग भी हैं कुछ जिनको ये शायद ख्याल नहीं कि दूसरी डोज भी है, वो शायद एक डोज के बाद समझ रहे हैं कि उन्होंने पहले लगवा तो बिल्कुल अब इनको कॉल्स करके डिफरेंट प्रोविंसेस में, शहरों में कॉल सेंटर्स जो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनका डाटा होता है, टेलीफोन नंबर्स होते हैं, तो इनको अब अप्रोच किया जा रहा है। तो थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ताला हमारे पास वो सारा डाटा आ जाएगा जिससे इसकी वजूहात जो है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, जैसे लॉकडाउन किया क्योंकि सिचुएशन अब जब क्रिटिकल थी तो लॉकडाउन किया, अब जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है और लॉकडाउन भी खोल दिया गया, पाबंदियां तमाम हटा दी गई हैं, तो अब इंडिविजुअली हम लोगों की कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उसी तरह से चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, SOPs को फॉलो कर रहे हो, ताकि ये केसेस जिस तरह से अब कम आए, शरह कम हुई, अब ये दोबारा बढ़े ना? जी देखिए, SOPs तो गवर्नमेंट ने दी हुई है कि हमने किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, और अगर हम बड़ी गैदरिंग्स में या पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो मैं समझती हूँ मास्क का इस्तेमाल अभी भी हमें करना चाहिए जब तक 50% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती है। और खास तौर पे उन शहरों में इनकी ज्यादा जरूरत है कि जहाँ वैक्सीनेशन रेट बहुत लो है, क्योंकि इस वक्त बहुत से शहर हैं वैक्सीनेशन की हमारी वो उस वक्त वहां तक नहीं पहुंची नंबर के हम उसको सेफ डिक्लेयर कर सकें। तो जो लो वैक्सीनेटेड सिटीज हैं उनमें ज्यादा जरूरत है कि हम इन SOPs के ऊपर अमल दरामद जो है करें। पब्लिक गैदरिंग्स को अभी भी हम जितना अवॉइड कर सके, अननेसेसरी पब्लिक गैदरिंग्स को उनको करें, और अगर कहीं जाना भी पड़ता है तो जो मास्क जो है उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत हद तक जो है वो सेफ्टी को इंश्योर करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे बुजुर्ग अफराद जो हैं हजरात, उनको बताइए कि वो लोग भी परेशान हैं कि अब तकरीबन 8 माह हो गए, हमने पहली डोज लगवाई थी जब सिलसिला शुरू हुआ था, लो इम्यूनिटी थी, इसलिए सबसे पहले उन लोगों को कहा गया कि वो लोग लगवाएं, और फिर अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन तीसरी डोज की या बूस्टर डोज की या गुफ्तगू हो रही है कि कोई और वैक्सीन भी लगाई जा सकती है। उन लोगों के हवाले से हम कोई फैसला कर पा रहे हैं? जी देखिए, अभी उनके लिए तो बूस्टर डोज और दूसरी डिफरेंट वैक्सीन की डोज जो है अलाउ की गई है, जिनकी मजबूरी है, जिन्होंने ट्रेवल करना है जी। और उन कंट्रीज में ट्रेवल करना है जहाँ पे हमारे जो यहाँ की चाइनीज वैक्सीन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ज्यादातर लोगों को वही लगी है, तो उनको तो बूस्टर डोज की अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत मिल गई है, और सेंटर्स में जहाँ पर वो अपने ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं वहाँ पर ये डोजेस लग भी रही हैं। ये बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन है, और ये जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है कि उनको भी बूस्टर डोज दी जाए, इसके बारे में अभी डिस्कशंस हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसके बारे में पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा रही है। वैक्सीन्स अब इंशाल्लाह हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, मजीद भी आ रही हैं, तो इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि जल्द ही ये पॉलिसी भी आएगी कि जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है या जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं कि उनके डोज। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मामला ये है कि इस वक्त जो बात हो रही है माहिरीन की जानिब से, वो ये गुफ्तगू हो रही है कि जो लोग लगवाना चाहते थे वैक्सीन, उन्होंने अब तक खुद को वैक्सीनेट करवा लिया है,
अब वही लोग सिर्फ बच गए हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते या वैक्सीन के किसी तरह से खिलाफ हैं कि नहीं ये वैक्सीन के तो बड़े नुकसान आते हैं। अब इस तरह के लोग रह गए हैं। उन लोगों को वैक्सीन लगवाना यकीनी तौर पर एक मुश्किल काम है और यही माहिरीन कह रहे हैं कि जब तक उनकी सर्विसेज मुअत्तल नहीं कर दी जाएंगी शायद अब वो खुद को वैक्सीनेट करवाने नहीं आएंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो अब 30 नवंबर से लाजमी हो जाएगा हर चीज़ के लिए। आप कोई भी पब्लिक फैसिलिटी जो है उसको अवेल नहीं कर सकेंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, चाहे वो मार्केट प्लेसेस हों। और इसकी ये चेकिंग जो है ये लोकल इंतज़ामिया जगह जगह रोक कर जो है वो लोगों के सर्टिफिकेट्स को चेक करेगी। और ये बिल्कुल अब लोग ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर सकेंगे, बाय एयर का ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, ट्रेन्स में नहीं कर सकेंगे, बसेस वगैरह, स्कूल्स में आप नहीं जा सकेंगे, ऑफिसेज में आप नहीं जा सकेंगे। तो ये तमाम पाबंदियां हैं ये वैक्सीनेशन के साथ बिल्कुल एसोसिएटेड होंगी। मगर उसके साथ साथ हुकूमत ने वैक्सीनेशन को तेज़ करने के लिए, क्योंकि जो लोग खुद सेंटर्स पे नहीं आ रहे, जिस तरह पंजाब में एक RED यानी कि रीच एवरी डोर कैंपेन शुरू की है जिसमें लोग टीमें डोर टू डोर जा रही हैं। तो अभी तक हमारा जो 10-11 लाख का टारगेट है वो पर डे का वो तकरीबन अचीव हो रहा है। तो इससे ये कि सेटिस्फैक्शन है जी, इंशाल्लाह लग रही है डोज इंशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही हैं और सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है और हम यही दुआ करते हैं अंडर कंट्रोल नवंबर से डॉक्टर साहब मैंने कह दी कि वो लोग कहीं पे भी ट्रैवल या कहीं पे भी आ जा नहीं सकेंगे जो लोग कंप्लीटली वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, उनके पास सर्टिफिकेट्स सहूलतें आपसे छीन ली जाएंगी। तो उस वक्त परेशान होने से चाहिए। वैसे हमजा जो लोग अब रह गए हैं जो नहीं लगवाने जा रहे हैं उनके जितनी ऊपर रिस्ट्रिक्शन जब तक नहीं लगेगी तब तक वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाने नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है मामला यही है। लेकिन अब आप लोग सोच लें कि फिर तंगी होगी, फिर बहस कर रहे होंगे हम लोगों के साथ, वो बेचारे जिनकी ड्यूटी है ये चेक करना, हम उनसे तकरार कर रहे होंगे। बेहतर है कि हम खुद को वैक्सीनेट करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेट करवा के आपके सामने बैठे हुए हैं और तमाम मतलब कि आप जिन लोगों को देख रहे हैं कि जो ये बात आपको कह रहे हैं कि वैक्सीन खुद को लगवाएं, उन्होंने वैक्सीनेट खुद को करवाया हुआ है और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर अगर वो अगर उनको इतने डाउट्स है तो खुद करवा के देखते हैं, कोई मसला नहीं होगा उन्हें। चलें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ डाउट्स की बात कर रहे हैं तो MQM पाकिस्तान को भी कुछ डाउट्स थे जिस पे सिंध हाई कोर्ट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से शहरी इदारों में सियासी बुनियादों पर भर्तियों के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की गई। बिल्कुल, और ये आईनी दरख्वास्त MQM रहनुमा सैयद फैसल सब्जवारी ने दायर की है, जिसमें सिंध हुकूमत, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हुकूमत को फौरी बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दिया जाए और सिंध हुकूमत को सियासी बुनियादों पर ब्यूरोक्रेट्स को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती से रोका जाए। अच्छा, ये भी इस्तदा की गई है कि कराची के शहरी इदारों में दीगर इलाकों के अफराद की तकर्री का नोटिफिकेशन भी कल अदम करार दिया जाए और कानून के मुताबिक सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत भर्तियों का हुक्म दिया जाए। इसके अलावा दही और शहरी कोटे पर अमल दरामद कराने की भी इस्तदा की गई है। और ये सारा मामला है कि अब MQM पाकिस्तान सामने आई है। इस हवाले से एतराज़ात तो रहे हैं, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी, मुर्तज़ा वहाब साहब के ऊपर एतराज़ात रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहे हैं, MQM के भी रहे हैं। तो अब MQM जो है वो इस सारे मामले में सामने आई है। यार अब ये आगे मामला जो है वो कब क्या होगा? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वो उसके बाद ही होगा, उस चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। खैर हम अब आगे बढ़ेंगे और हम कुछ IT के हवाले से बात करेंगे। वैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, स्टार्टअप के हवाले से बात करते हैं, लेकिन रवा बरस अगर हम बात करें, हुकूमत पाकिस्तान ने IT बरामदात में इजाफे का ऐलान भी किया और इसके मुताबिक मौजूदा माली साल की पहली जो समाही है उसमें मजमूई IT बरामदात का हजम $63 करोड़ से जायद रहा है। हाँ क्या बात है। और IT मसनूआत का मौजूदा माली साल की पहली समाही का हजम जो है वो गुज़श्ता साल की पहली समाही के हजम से 42% ज़्यादा है, 42% ज़्यादा है। मगर इस शोबे से मुंसलिक बरामदात में इजाफे के बावजूद इस शोबे से जो मुंसलिक अफराद हैं उनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाते रहते हैं, बातचीत भी होती है। वो काफ़ी मसाइल हैं जिनकी निशानदेही कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा मसला उनको, चले ये तो है ही कि हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत मौजूद नहीं है, फिर वो कहते हैं पोटेंशियल इतना ज़्यादा मौजूद है, हमें वो सहूलियात नहीं दी जा रही हैं कि वो जो पोटेंशियल इस शोबे के अंदर है हम मज़ीद बेहतर काम कर सकते हैं, कि हम मज़ीद बेहतर काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इस शोबे से मुंसलिक माहिरीन के मुताबिक तालीमी इदारों से निकलने वाले जो हुनरमंद IT अफरादी तादाद तलब के मुकाबले में कम है। तो इसके साथ उनमें से अक्सरियत इस तादाद से आरी नज़र आती है, जो कि आलमी मार्केट में मुकाबले के लिए ज़रूरी भी समझी जाती है। इसी पर हम बात करेंगे और बात करना ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ IT एक्सपर्ट और एंटरप्रेन्योरशिप
शमीम राजानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शमीम साहिबा। अगरचे IT मसनूआत का जो मौजूदा माली साल की पहली तिमाही का जो हजम है वो गुज़श्ता साल की पहली तिमाही के हजम से 42% ज़्यादा है, मगर इस शोबे से मुंसलिक जो अफराद हैं उनका अगर उनके मुताबिक देखा जाए तो ये हजम अभी भी बहुत कम है। इसकी आप क्या समझती हैं, रीज़न्स क्या हैं? थैंक यू सो मच जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो आ रहा है वो हमारा डिमांड साइड का नहीं है। आपको पता है कोविड के बाद जो है, आपने खुद ही बताया कि 42% हमारा इंक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू में। तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। सप्लाई साइड जहाँ पे हम कहते हैं कि जी हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसके लिए हम एकेडेमिया की तरफ देखते हैं, उसके लिए हम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखते हैं। हर साल यूनिवर्सिटी से 25,000 ग्रेजुएट निकलता है और उसमें से कुछ 2500 या 3,000 लोग ऐसे होते हैं जिसको हम एक्चुअली इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उनको हम ले पाते हैं, जिनसे हम काम करा पाते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो उतने टैलेंटेड, जो उस काबिल नहीं होते, उतने स्किल नहीं होते कि आप उनके साथ काम कर सकें। तो आई थिंक सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो सप्लाई साइड के ऊपर है। ठीक है शमीम राजन साहब, कहिएगा आप एकेडेमिया की तरफ देख रहे होते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ की जानिब देख रहे होते हैं, लेकिन IT शोबे की जब हम बात करते हैं, कुछ कामयाब नौजवानों से भी मुलाकात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में तो कुछ होता ही नहीं था, इसलिए हमने अपना काम करके खुद ही स्किल सीख ली है, कुछ सर्टिफिकेशंस ले ली हैं और अब हम आगे भी बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा इशू है कि हमारे शायद इंडस्ट्री जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपस में इनका लाइजॉन ही नहीं है। अच्छा देखें, ये जो जिन हजरात की आप बात कर रहे हैं, मैं उनमें से एक हूँ। ठीक है, मैंने भी जो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के खुद सर्टिफिकेशंस की, खुद सीखा, अपनी कंपनी खुद खड़ी की। लेकिन उस वक्त जो है वो इतना ज़्यादा हजम, इतना ज़्यादा जो है डिमांड साइड नहीं थी, आपके डिमांड साइड का इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा था। अब इतना ज़्यादा आ रहा है और जब आपके प्राइम मिनिस्टर या आपका जो है मिनिस्ट्री जो है वो कह रही है कि जी इस साल आपको $2.4 बिलियन का रेवेन्यू हुआ है, अगले साल जो हमने उसको $4 बिलियन पे लेके जाना है। तो अगले साल अगर आपने उसको $4 बिलियन पे लेके जाना तो आपको 100,000 स्किल्ड रिसोर्स चाहिए मुल्क में, और ये हमारा टारगेट है। तो उसके लिए ये काफ़ी नहीं है कि हर कोई अपने बबल में बैठ के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोल ले और उनको पढ़ाए। अब ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री जो है वो एकेडेमिया के साथ लाइजॉन करे, उनके साथ मिले, और वहाँ से जो बच्चा निकलता है हम उसी को, वो इस काबिल हो कि इंडस्ट्री उसको अपने अंदर पेनिट्रेट कर सके। उसके लिए अब गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एकेडेमिया, अब जाके इस साल या पिछले 2-3 सालों से एकेडेमिया इतनी एक्टिव हो गई है कि वो भी हमारे साथ हाथ मिला के वो कहते हैं कि जी चले हम कुछ करते हैं। सो उसके लिए कुछ 1-2 प्रोग्राम्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं और हम करने भी जा रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जिसकी मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगी, इसे कहते हैं एकेडेमिया ब्रिज प्रोग्राम। पाशा के प्लेटफॉर्म से हमने उसको लॉन्च किया है। उसमें हमने ये किया कि जो यूनिवर्सिटी में जो आप कोर्सेज पढ़ाते हैं, उन कोर्सेज की जो लैब्स हैं, जो प्रैक्टिकल है, उसका हमने जो टेक्नोलॉजी स्टैक है, जिस टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहे थे वो बहुत पुरानी थी, हमने वो चेंज करके नया स्टैक लेकर आ गए हम। और फिर हमने कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंडस्ट्री खुद आके आपको पढ़ाएगी। तो जब इंडस्ट्री खुद पढ़ाएगी तो फिर इंडस्ट्री वही पढ़ाएगी जो इंडस्ट्री को चाहिए। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एकेडेमिया के साथ इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करें ताकि वो जाके पढ़ाए, ताकि सही बच्चा वहाँ से निकले। सो ये तो एक वो वाला टारगेट है जो आप कहते हैं कि जो बच्चे एकेडेमिया में हैं उनको आप कैसे उस काबिल करेंगे अगले 6 महीने में, साल भर में, कि जब वो एकेडेमिया से निकलें, ग्रेजुएट होकर तो इंडस्ट्री उनको एब्जॉर्ब कर सके। तो इसके लिए ये एक प्रोजेक्ट है जो प्राइवेट सेक्टर मिलकर गवर्नमेंट के साथ, PSEP के साथ, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ, पाशा मिलकर ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया भी है इसका। दूसरी चीज़ हम ये कर रहे हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट करके निकल चुके हैं, अब उनको क्या करें। तो उनके लिए जो है एक इंडस्ट्री रेडनेस फ्रेमवर्क बना रहे हैं, एक बूट कैंप बना रहे हैं कि जो बच्चे CS ग्रेजुएट हैं या जो CS ग्रेजुएट नहीं भी हैं उनको आप 6 महीने के लिए एग्रेसिव ट्रेनिंग दें इंडस्ट्री के अंदर, और फिर उनको जो है वो इंक्यूबेट करें। देखें 100,000 का नंबर जो है ना वो बहुत बड़ा है। उसके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं ना, हम उससे कहते हैं मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच, हम जिस तरीके से भी कर सकते हैं उसको इनकलकेट करने की कोशिश करें। बिल्कुल शमीम साहब, जिस तरह से आपने कहा है ये 2 प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, खासतौर पे जो आपने कहा कि यूनिवर्सिटी से हम लोग या जो इंस्टीट्यूट एजुकेशन उनसे हम जब लिंक्ड होंगे तो उसके बाद आप क्या समझती हैं फ्यूचर में आप फिर देख रही हैं कि सप्लाई बेहतर होगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होंगी?
उम्मीद तो यही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि स्किल डेवलपमेंट जो है ना वो इंडस्ट्री का काम नहीं है। स्किल डेवलपमेंट तो एकेडेमिया का काम है। इंडस्ट्री का काम तो ये है कि हम उस स्किल को जो एकेडेमिया प्रोड्यूस करते हैं हम उसको कंज्यूम कर सकें। अभी वो हम कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो जितना अच्छा हमारे पास इस वक्त डिमांड साइड आ रहा है ना उसको हम उसको एब्जॉर्ब करके अपना रेवेन्यू बढ़ा नहीं पा रहे। तो इस वक्त इंडस्ट्री ने ये एक जो है स्टेप लिया है कि वो आगे बढ़ के और एकेडेमिया के साथ हैंड होल्डिंग करेगा और एकेडेमिया को उस लेवल पे लेकर आए कि फिर उसके बाद 1, 1.5, 2 साल के बाद एकेडेमिया इस काबिल हो जाए कि वो खुद ही इस तरह के ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर सके ताकि इंडस्ट्री इसको कंज्यूम कर सके। तो डेफिनेटली आई एम होपफुल कि इस स्टेप के बाद जो है बहुत बेहतरी आएगी। ठीक है शमीम साहब, ये भी बताइएगा $2.4 बिलियन है, $4 बिलियन करना है, ये हमारी ख्वाहिश है, हमारा ख्वाब है, पूरा भी होना चाहिए है, लेकिन क्या IT इंडस्ट्री को वो सहूलियात मिल रही हैं? प्रोफेशनल्स जो हैं वो मतलब मुतमईन है कि हाँ गवर्नमेंट की जानिब से वो सहूलियात मिल रही हैं कि कल को हम यहाँ तक पहुँचा देंगे आपको? जी, सहूलियात तो मिल रही होती हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव है। मिनिस्टर ऑफ IT जो है अमीन अल हक साहब बहुत एक्टिव हैं इसमें और हमें सहूलियात भी मिल रही होती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि 2025 तक हमें जो है वी वर टैक्स एग्जेम्प्टेड और वो अचानक से जो है एक गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया, वो टैक्स एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी गई। तो इस तरह की चीज़ें जब हो जाती हैं तो फिर जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी। गवर्नमेंट बहुत खैरख्वाह है, गवर्नमेंट बिल्कुल समझ गई है कोविड के दौरान कि सबसे कि IT कितना ज़रूरी शोबा है और कितनी ज़्यादा वो जो है ज़र मुबादला ला सकता है मुल्क के अंदर। तो इसलिए वो चाहते तो हैं लेकिन कभी कभार कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे SDGs के कॉन्सेप्ट जो अभी आए हैं तो वो सारे कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अच्छा शमीम साहब, आप जो हमारे साथ लाइजोन की बात कर रही हैं और फिर एकेडेमिया की जो जिम्मेदारियां हैं हम ये देख रहे हैं कि वहाँ से पूरी नहीं हो रही हैं। जिसका दिल करता है वो एक IT सेंटर खोल लेता है, जिसका दिल करता है वो अपने IT का एक कोर्स जो है वो लॉन्च कर देता है। बाद में देखा जा रहा होता है कि हमारे पास पता नहीं इस तरह की फैकल्टी भी मौजूद होगी या नहीं होगी। इवन फैकल्टी की बात कर लेते हैं, फैकल्टी जिसने BS किया, MS किया, PhD की, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री का अपना कोई एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद नहीं है तो इंडस्ट्री के बारे में वो प्रोफेसर हजरात कैसे बता रहे होंगे? दूसरा हमारा HEC की तरफ से प्रॉब्लम ये है, जब तक आपने MS नहीं किया होगा, चाहे आप एक बहुत बेहतरीन स्पेशलिस्ट हैं, आपको IT का बेहतरीन तरीके से पता है, आप जाके पढ़ा नहीं सकते हैं। तो इस हवाले से भी कोई IT मिनिस्टर साहब से बात हो रही है कि IT पॉलिसी के ऊपर इस पर भी नज़रसानी करें? जी सो डेफिनेटली HEC के साथ भी कोलैबोरेशन में काम हो रहा है। HEC भी बहुत बिकॉज मिनिस्टर ऑफ IT जो है वो इतने इन्वॉल्व हैं तो HEC इज़ ऑल्सो वेरी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि ये इस तरह के जो मामलात हैं जिसमें MS या PhD जो है रिक्वायरमेट है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। शमीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही हैं और यही कह रही हैं कि हमारे HEC के साथ भी बातचीत चल रही है क्योंकि IT मिनिस्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और यकीनी तौर पर MS ये एक बुनियादी शर्त है कि आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाना है तो आपने MS लाजमी तौर पर किया और करेंगे। उसके ऊपर भी हमने तजवीज़ दी है कि किसी तरह से उसको नीचे ले आया जाए ताकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी जाकर बता सकें कि भाई ये चीज़ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम्स भी लेके आ रहे हैं तो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ हमें फ्यूचर में नज़र आ रही होंगी। IT के हवाले से फौरी तो फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ता है, लेकिन हमें चाहिए होता है कि आज फैसला हुआ तो कल क्यों नहीं इसके हमें जो है समरात मिले। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।